हेलो दोस्तों, मैं अर्चना सिंह हाजिर हूं आपके सामने शेड हेल्मस्टेटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें के साथ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। अध्याय 20 परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा। इस अध्याय में दैनिक जीवन के लिए आत्मचर्चा की अत्यंत सरल परंतु बहुत प्रभावशाली तकनीक बताई जा रही है। यह इतनी आसान है कि इस कारण से हम इस पर गौर करना भूल जाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिस पर कोई भी काम कर सकता है, बशर्ते वह ऐसा करने का निर्णय ले ले। यह कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसे सीखने के लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। इसे करने के लिए तो आपको इस बारे में जागरूक होना है और इस पर काम करना है। हालांकि यह बात सही है कि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, यह उतने ही बेहतर ढंग से प्रभावशाली सिद्ध होती है। लेकिन यह न भूलें कि जब आप इसकी पहली बार प्रयोग करेंगे, तब भी यह आपके लिए प्रभावशाली सिद्ध होगी। मुझे स्वीकार करना होगा कि जब मैंने पहली बार परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा के प्रयोग को देखा तो मैं हैरान रह गया कि इतनी स्पष्ट और सरल चीज इतनी अधिक प्रभावशाली कैसे हो सकती है। स्व सहायता की कई भिन्न भिन्न तकनीकों का अध्ययन करने और अवलोकन करने के कारण मैं अच्छी तरह जानता था कि अधिकतर प्रभावशाली तकनीकें सदा बहुत ही सरल और स्पष्ट होती हैं। परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा बिल्कुल ऐसी ही है। यदि इस प्रकार की आत्मचर्चा इतनी सरल और मूल्यवान है, तो मेरा आग्रह है कि आप इसे स्वयं आजमा कर देखें। इसे एक दिन के लिए आजमाएं, फिर एक सप्ताह तक और फिर पूरे महीने तक। तब तक आपको परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा के प्रयोग की आदत पड़ जाएगी और यह आपको महत्वहीन या हास्यास्पद रूप से सरल नहीं लगेगी। यह आपके व्यक्तिगत विकास और सफलता में आपकी कट्टर समर्थक बन जाएगी। अब प्रश्न यह है कि वह सरल कुंजी कौन सी है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वह इतने बड़े खजाने का ताला खोल देगी। तुरंत सामंजस्य स्थापित करना। मेरे एक मित्र ने अपनी चाची की कहानी सुनाई, जिन्हें भोजन पकाना पसंद नहीं था, लेकिन अपने बड़े परिवार के लिए उन्हें कई वर्षों तक भोजन पकाना पड़ा। जब भी भोजन की तैयारी करने के लिए चाची किचन में जाती तो वे जोर से अपने आप से कहती थी, यह मजेदार होने वाला है, आज भोजन पकाने में मेरा अच्छा समय गुजरेगा। बाद में जब भोजन खत्म हो जाता और बर्तन साफ हो जाते थे, तो वह कहती थी, यह इतना बुरा भी नहीं था। वास्तव में ऐसा नहीं था। अपने आप को आत्मचर्चा के कुछ आसान शब्द देकर उन्होंने मजबूरी के काम को एक स्वीकार करने योग्य काम में बदल दिया। उन्होंने काम नहीं बदला, अपितु उसके बारे में अपने एहसास को बदल दिया। परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा यही है। यह उस प्रकार की आत्मचर्चा है जो परिस्थितियों को देखने के हमारे दृष्टिकोण को संतुलित करती है। यह एक व्यवहारिक, तात्कालिक, हाल ही में विकसित आत्मचर्चा है जिसकी सहायता आप किसी भी समय ले सकते हैं। जिस पल आप इसका प्रयोग करते हैं, उसी पल यह आपकी सहायता करने लगेगी। परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा वास्तव में आत्मचर्चा के उन प्रकारों से भिन्न है जिसके बारे में हमने पिछले कुछ अध्यायों में बात की है। अंतर यह है कि परिणाम पाने के लिए इसमें आत्मचर्चा की किसी पटकथा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक क्षण में ही हो जाती है। इसे जोर से बोलकर भी किया जा सकता है और मौन रहकर भी। यह एक अकेला विचार हो सकता है या इसमें कुछ अच्छी तरह चुने हुए शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा सकारात्मक आत्मचर्चा के अन्य रूपों से भिन्न है क्योंकि इसमें वर्तमान काल में कहे जाने का बंधन नहीं होता। यह उसी समय, आज या निकट भविष्य की किसी समस्या से ही निपट रही होती है। इसका पहला उद्देश्य अपनी नई दीर्घकालीन आंतरिक तस्वीर बनाने की कोशिश करना नहीं होता। इसका मूल काम तो आज से ही निपटना होता है। इसलिए जब आप अपने आप से कहते हैं, आज मैं इस काम का आनंद लेने वाला हूं, तो आप वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए भविष्य काल के वाक्य का प्रयोग कर रहे होते हैं।
आत्मचर्चा के अन्य प्रकारों की तरह ही परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा भी तात्कालिक रूप से आपके दृष्टिकोण को बेहतर बना सकती है, किसी बुरी आदत पर विजय दिला सकती है, किसी समस्या को सुलझाने या लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता कर सकती है, या आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह इस काम को एक अलग ढंग से करती है। परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा का प्रयोग उस समय किया जाता है जब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें रहना आपको पसंद ना हो, या जब आपके सामने कोई अप्रत्याशित अवसर आ जाए जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो। अधिकतर मामलों में इस प्रकार की आत्मचर्चा का प्रयोग ऐसी अल्पकालीन परिस्थिति से उबरने के लिए किया जाता है जो आकस्मिक रूप से सामने आ गई हो। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप कार्यस्थल पर हैं और फोन की घंटी बजने लगती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का फोन है जिससे बात करना आप टालते आ रहे हैं, पर आप जानते हैं कि फोन सुन लेना चाहिए। आप ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता है कि उस समस्या से देर सवेर निपटना ही पड़ेगा। आपके पास उस व्यक्ति से उसी समय बात करने या किसी बातचीत को किसी दूसरे समय तक टाल देने का विकल्प होता है, लेकिन तब तक शायद समस्या अधिक जटिल हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। फोन सुनना या उसे टाल देना पूरी तरह आप पर निर्भर होता है। ऐसे समय पर सही आत्मचर्चा के कुछ शब्द सही काम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप अपने आप से यह नहीं कह सकते हैं, ओ नहीं, दोबारा वह व्यक्ति नहीं, उससे कह दो कि मैं उसे बाद में फोन करूंगा। इसकी अपेक्षा आप आत्मचर्चा का प्रयोग करके समस्या को वहीं उसी समय सुलझा सकते हैं। मुझे समस्याएं सुलझाना पसंद है। मैं हमेशा समस्याओं से निपटता हूँ और उनसे कभी बचता नहीं हूँ। मैं यह फोन सुनूंगा और समस्या से सीधे निपटूंगा। इस मामले में आत्मचर्चा के इन चंद वाक्यों को बोलने में 5-6 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन ऐसा करके आप कई घंटों के आने वाले कल से बच जाते हैं। इस प्रकार सही कार्य करने का विश्वास करके आप न केवल अपना समय बचा लिया, बल्कि एक ऐसा काम भी कर दिया जो आपके लिए अन्य काम से अधिक महत्वपूर्ण है। इससे आपकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता में वृद्धि होती है और आत्मसम्मान के आपके रिपोर्ट कार्ड पर एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण गोल्ड स्टार बढ़ा दिया जाता है। मुझे प्राय लगता है कि परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा यानी आत्मचर्चा का यह सबसे सरल दिखने वाला रूप कई बार सर्वाधिक मूल्यवान, यदि आप अपने जीवन को सही करने और कई अन्य महत्वपूर्ण मायनों में स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आत्मचर्चा के दूसरे प्रकारों का अभ्यास कर रहे हों, तो परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा का प्रयोग दूसरी आत्मचर्चा के प्रयोग का स्वचालित सह उत्पादन बन जाता है। लेकिन जब आप आत्मचर्चा के इस विशेष प्रकार के बारे में जागरूक ना हो, तब तक आप यह नहीं पहचान सकते कि इसका प्रयोग करना कितना आसान है और इससे आपका कितना भला हो सकता है। गाड़ी चलाते समय विचलित होना। कई साल पहले मैं उन लोगों में से एक था जिन्हें ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय छुटमुट भावनात्मक दौरे पड़ते रहते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ट्रैफिक लाइट्स के गलत समय बदलने पर या एक दूसरे चालकों के अचानक ब्रेक या कट मारने पर गालियां बकने लगते हैं। जब उन्हें देर हो रही होती है तो वे ब्रेक, एक्सीलेटर और हॉर्न का प्रयोग समान शक्ति से करते हैं। वे सोचते ही नहीं कि उनकी गलती उनकी है जो वे समय पर नहीं निकले। वास्तव में स्टीयरिंग व्हील के पीछे सारा प्रतिशोध समान आवेश से लिया जाता है। जब इस प्रकार की भावनात्मक ड्राइविंग शैली आदत बन जाती है तो ये अच्छे इंसान तनाव की अवस्था में गाड़ी चलाने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे स्टीयरिंग व्हील को तब भी उसी तरह से पकड़ से जकड़ते हैं जब उन्हें किसी काम के लिए देर नहीं हो रही होती या वे किसी विशेष जगह पर नहीं जा रहे होते। मेरा एक मित्र है लॉस एंजल्स में इलाके में एक सफल कारोबार का मालिक है। वह आमतौर पर बहुत ही शांत और संयत रहता है। वह हमेशा दयालु, विनम्र, सदाशयी और समझदार रहता है, सिवा उस मित्र के जब वह लॉस एंजल्स फ्रीवे पर लेन के पार जाने की कोशिश करता है और कोई अनजाने में अपनी गाड़ी उसके सामने ले आता है।
मानवता की नेकी में मेरा बुनियादी विश्वास रहता है कि सेकंड हैंड कार चलाने वाला जो युवक मेरे मित्र की लेट मॉडल फॉरेन इंपोर्टेड कार के सामने फ्रीवे पर अपनी कार गलत दिशा में लाया था, वह संभवतः एक अच्छा इंसान है। काश उसे पता होता कि उस पर किन विशेषणों की बौछार की गई थी और इसके कुछ पल बाद ही, जब तक कि अगला दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अपनी कार गलत दिशा में नहीं मोड़ता और मेरा मित्र फिर से दूसरे वाहन के ड्राइवर पर भड़ास नहीं निकालने लगता, मेरा मित्र एक बार फिर शांत, संयत, प्रवाह करने वाला और संतुलित इंसान बन जाता है। कार चलाते समय कुछ खास बातों या चीजों से मेरा तनाव भी बढ़ जाया करता था। ये वे स्टॉप लाइट्स और धीमी गति से रेंगने वाला ट्रैफिक है। एक दिन जब मैं कार से ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में मिलने वाली प्रत्येक ट्रैफिक लाइट में परिवर्तन को लेकर चिंतित हो गया। आधे रास्ते पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी दृष्टिकोण और शायद अपने स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं अपने स्वास्थ्य के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूं। इससे भी अधिक मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यवहार वैसा नहीं था जिसकी उम्मीद किसी परिपक्व वयस्क से की जानी चाहिए। मैं ट्रैफिक से उसी स्तर पर निपट रहा था जिस स्तर पर कोई 18 महीने का बच्चा भूख से निपटता है। मैंने एक त्वरित निर्णय लिया। मैंने तय किया कि मैं किसी भी स्थिति में ट्रैफिक को लेकर दोबारा कभी तनाव में नहीं आऊंगा। मैंने परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा की कुछ सरल पंक्तियों का प्रयोग करके अपने निर्णय को सशक्त बना लिया। मैं कार चलाते समय आराम और आनंद से रहता हूँ। मैं जब भी कहीं जा रहा होता हूँ तो हमेशा पर्याप्त समय का अंतर रखकर निकलता हूँ। मैं हमेशा सही समय पर या उससे पहले ही वहां पहुंच जाता हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। ट्रैफिक लाइट्स मेरे नहीं अपने हिसाब से बदलती हैं। यदि लाइट मेरे पहुंचने से पहले बदल जाती हैं तो मैं रुकूंगा, सिग्नल मिलने की प्रतीक्षा करूंगा और इस दौरान आराम कर लूंगा। धीमी गति से रेंगने वाला या ठहरा हुआ ट्रैफिक मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैं अब उस समय का आनंद लेता हूँ। उसमें मैं अपने विचारों को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उन चीजों के बारे में सोचने लगता हूँ जो मेरे लिए लाभकारी हैं। मैं वहां जब पहुंचूंगा तभी पहुंचूंगा। इन आत्म सुझावों ने अपना प्रभाव दिखाया। तब से कई बार हवाई अड्डे की ओर जाते समय जब थोड़ी देर हो जाती है तो मैं अपनी आत्मचर्चा को चेतन रूप से दोहराता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से गाड़ी चलाते समय मेरा एहसास बदल गया है। क्या यह परिवर्तन करना मुश्किल था? नहीं। क्या कोई दूसरा भी यह कर सकता है? हाँ, तनाव के रसायन। हम अपने आप को कितना तनाव देते हैं। हम अपने आप को कौन कौन सी नकारात्मक भावनाएं झेलने के लिए विवश करते हैं। मस्तिष्क शोधकर्ताओं ने इस बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि केवल 1-2 मिनट के नकारात्मक भावनात्मक तनाव के कारण ही हमारा मस्तिष्क कौन से स्वाभाविक रसायन हमारे शरीर में प्रभावित करने लगता है और उनका क्या प्रभाव होता है। जैसा मैंने पहले बताया था, क्रोध, चिंता, नकारात्मक तनाव और कुंठा के केवल कुछ मिनट हमारे शरीर में रसायनों के हानिकारक स्तर को बढ़ा सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अपने आप को बेकाबू होने की अनुमति क्यों देते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सोचा था कि इस प्रकार रहना ठीक है। बड़े होते समय हमने अपरिपक्वता के अंतिम अवशेष को पूरी तरह से नहीं हटाया था। हमने अपने बचपन की कुछ नकारात्मक व्यवहार शैलियों को अपने साथ बनाए रखा ताकि जब चीजें हमारे मन चाहे ढंग से ना हो तो हम उन्हें दोबारा ला सकें। व्यवसायों में मैंने प्राय कुछ संतुलित लोगों को देखा है कि जिन्होंने पल भर के लिए अपनी बुद्धिमानी को खिड़की से बाहर फेंक दिया था क्योंकि उन्हें अपना जीवन उस समय वैसा नहीं लग रहा था जैसा वे उसे देखना चाहते थे। हम सभी बहुत मानवीय होते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम इक्का दुक्का मानवीय कमजोरियों से उबरकर भीड़ से ऊपर उठ जाएं। यदि आपके आसपास के लोग स्थितियों और परिवर्तनों से नियंत्रित होने का चुनाव करते हैं तो शायद आप इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बारे में कुछ अवश्य कर सकते हैं। आप अपने सामने की प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक उस अप्रत्याशित परिस्थिति से
कैसे निपटते हैं। हम सभी के पास दर्जनों चीजें हैं, हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, घर पर, स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, उन नियमों के साथ जिनके अनुरूप हम जीते हैं। हमें नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों के साथ, हम समय व्यतीत करने के ढंग के साथ, यानी अपने बारे में प्रत्येक चीज जिसे हम बदलना चाहते हैं। चेतन क्रियाएं या अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं। हम उन चीजों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। यह हमारे स्वरूप के व्यक्तिगत एहसास और हमारे मन तथा स्वयं का प्रबंधन इस प्रकार करने की हमारी योग्यता और शांति के साथ शिखर पर रखे हमारे आत्म नियंत्रण की सबसे सच्ची परीक्षा होगी। यह परिपक्वता का भाग है। यही है प्रतिदिन अपने लिए उत्तरदायित्व लेना और जीना। मैं प्राय हैरान होता हूँ कि कितने लोग लगातार उन चीजों को लेकर शिकायत करते रहते हैं जिनके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। हम प्राय किसी न किसी को मौसम जैसी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर की चीज की शिकायत करते सुनते हैं। हम सभी किसी न किसी को जानते होंगे जो बारिश या बादलों भरे आसमान के कारण अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेता है। मौसम बिल्कुल वही करता है जो वह करना चाहता है। सबसे बुलंद शिकायत भी इससे नहीं बदल सकती। हमारे नियंत्रण के बाहर की किसी चीज के बारे में शिकायत करना न केवल मूर्खता है, बल्कि शिकायत करने में हम जिन नकारात्मक आत्मचर्चा का प्रयोग करते हैं उसका इस बात पर सीधा प्रभाव होता है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से उस दिन कैसे कार्य करते हैं। प्राय स्थिति की वास्तविकता को पहचानना यह कहीं अधिक आसान होता है कि हम इसे स्वीकार करें और इसका आनंद लेने के लिए आत्मचर्चा का प्रयोग करें। बारिश तो वैसे भी होगी ही, इसे भिन्न दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। अपने आप को आत्मचर्चा के कुछ ऐसे शब्द दें जो कम से कम उस दिन को आपके अवचेतन और चेतन मन के भिन्न दृष्टिकोण से परिस्थितियों को देखने के लिए निर्देशित करें। आज बारिश हो रही है और यह मेरे लिए अच्छा है। मेरा दिन बेहतरीन होने वाला है और थोड़ी सी बारिश मुझे रोक नहीं सकती। इस बारे में चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं जो हमें बताते हैं कि अच्छा दृष्टिकोण रखने जैसी आसान चीज केवल एक अच्छा विचार ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम बरसों से जानते हैं कि मानसिकता अच्छी रहने पर चीजें हमारे लिए अच्छी तरह काम करती हैं। लेकिन अब हम यह भी जानते हैं कि सही मानसिकता जैसी सामान्य चीज एक मानसिक और जैव वैज्ञानिक चेन रिएक्शन में अपनी भूमिका निभाती है, जिसमें इस बात का प्रत्येक पहलू शामिल होता है कि हम अपने पूरे जीवन में और हर क्षण क्या हैं और कौन हैं। जिसमें इस बात का प्रत्येक पहलू शामिल होता है कि हम अपने पूरे जीवन में और हर क्षण क्या हैं और कौन हैं। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हुए शोध से पता चलता है कि विचार, मनोदशाएं, दृष्टिकोण और क्रियाएं आदि बातें हमारी मानसिक और शारीरिक केमिस्ट्री में हमारे अनुमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैज्ञानिक शोध के इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वालों के लिए यानी हमारे लिए निष्कर्ष आश्चर्यजनक हो सकते हैं। कुछ आकस्मिक विचार हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारा जीव वैज्ञानिक परिवेश, हमारी शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य हमारी मानसिक अवस्था को प्रभावित करते हैं। हमारा आंतरिक जीव वैज्ञानिक परिवेश जितनी बेहतर परिस्थिति में होता है और हम उतना ही बेहतर सोचते और कार्य करते हैं। परंतु इसका विपरीत भी सत्य है। हम जितने अधिक उत्पादक ढंग से सोचते हैं, हम अपने आप को भावनात्मक एवं शारीरिक दृष्टि से उतने ही अधिक सकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। परिस्थिति चक्र। उदाहरण के लिए आपका दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। अपने आप को यह बताने से आपको न केवल मानसिक रूप से विश्वास करने में सहायता मिलती है बल्कि मस्तिष्क के रासायनिक इलेक्ट्रिकल ट्रिगर्स भी सक्रिय हो जाते हैं जो आपकी मानसिक अवस्था को प्रभावित करते हैं, आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं और इस बात पर भी प्रभाव डालते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। विचार, भावनात्मक प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया, विचार आदि यह एक स्वयं पूरा होने वाला चक्र है। इसलिए सुबह सुबह होने वाली कोई नकारात्मक घटना ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है जिसे यदि रोका न जाए
तो यह दिन भर में होने वाली प्रत्येक चीज को प्रभावित कर सकती है। यह हमारी ऊर्जा, हमारे उत्साह, हमारी शक्ति, हमारे मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप किसी एक घटना को नकारात्मक चक्र का पहला कदम उत्पन्न करने की अनुमति दे दें, तो आप किसी पूरे दिन को बिगड़ते देख सकते हैं। यह नकारात्मक चक्र किसी समस्या या घटना द्वारा उत्पन्न नहीं होता। हाँ, ऐसा दिखता अवश्य है। यह चक्र इस बात से आरंभ होता है कि आप समस्या पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन की सामान्य चिढ़ाने वाली घटनाओं या उन चीजों के बारे में जिनके संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते, शिकायत करना या हताश होना शारीरिक या मानसिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। इसकी अपेक्षा आप कुछ ही पलों में उनके बारे में अपना एहसास बदल सकते हैं। नकारात्मक चक्र की अपेक्षा आप जब चाहें एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न कर सकते हैं। हम में से अधिकतर लोगों के लिए सकारात्मक चक्र बनाना दिन की अच्छी तरह व्यतीत करने का कहीं अधिक आनंददायक तरीका है। हम सभी ऐसे लोगों से भी मिल चुके हैं जो दुखी होने पर भी आनंदित दिखाई देते हैं, चाहे उनके लिए चीजें कितनी भी अच्छी दिख रही हों। वे दुखी महसूस करने के लिए कोई ना कोई चीज खोज ही लेते हैं। सौभाग्य से हम में से अधिकांश लोग अच्छा महसूस करना चाहते हैं। हम अप्रसन्न होने की अपेक्षा प्रसन्न रहना चाहते हैं। हम बुरे की अपेक्षा अच्छा अनुभव करना चाहते हैं। और सच्चाई यह है कि कोई भी किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का अनुभव कर सकता है, नियंत्रण में या नियंत्रण के बाहर अनुभव कर सकता है। आपकी आंतरिक आत्मचर्चा आने वाली प्रत्येक स्थिति का जादुई समाधान नहीं है, लेकिन यह अधिक वास्तविक एवं प्रभावी ढंग से आपको नियंत्रण में रख सकती है तथा स्थिति से निपटने की अनुमति दे सकती है। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि हमारे चेहरे पर पूरे दिन मुस्कान बनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी थोड़ा अधिक मुस्कुराकर जीवन को कहीं अधिक बेहतर बना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ से कम को सर्वश्रेष्ठ बनाना। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो बहुत सामान्य होती हैं, लेकिन उनमें परम आनंद नहीं भरा होता। यदि आप कभी अपने किसी बच्चे को रात को के 11 बजे आपातकालीन कक्ष में ले गए हों और 3 घंटे बाद 16 टांके लगे हों तथा आपके बैंक अकाउंट से कई $100 कम हो गए हों, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कल्पना करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। भले ही चोट गंभीर ना हो, लेकिन आप चिंतित अवश्य होंगे। जब बच्चा चोट के साथ दौड़ता हुआ आया होगा तो आप जो भी काम कर रहे थे उसमें तत्काल व्यवधान पड़ा होगा और आपने शायद आपातकालीन कक्ष के प्रतीक्षा हॉल में 1-2 घंटे प्रतीक्षा भी की होगी। यह किसी सुंदर दिन का आदर्श अंत तो नहीं होगा। यदि आपके साथ ऐसा होता तो आप कैसा महसूस करते? इस बात की अधिक संभावना है कि उस समय आपकी भावनाएं क्रोध, चिंता और विशुद्ध तनाव के मध्य रही होती। उस समय आप अपने आप से जो कहते वह आपकी मानसिकता को प्रभावित करता। आप उस स्थिति को महसूस करते और अपने आप को भी कितनी अच्छी तरह संभालते। आपका बेटा या बेटी कितनी जल्दी स्वास्थ्य लाभ करता है, यह डॉक्टर और आपके प्रोत्साहन के शब्दों पर निर्भर करता है। आप कितने अधिक ठीक रहते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। यदि आप नियंत्रण में रहने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने आप से भी सही ढंग से बात करेंगे, तत्काल, धीरे, यथार्थवादी और सकारात्मक ढंग से। परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा आपसे यह आशा नहीं करती कि आप प्रत्येक बुरी स्थिति को तुरंत अच्छी स्थिति में बदल दें। यह तो आपको चेतन रूप से किसी भी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ संभावना प्रदान करती है। यह आपको नियंत्रण में रखती है और आने वाली किसी भी स्थिति में आपको सर्वश्रेष्ठ स्तर पर कार्य करने की अनुमति देती है। क्या आप कभी अकेले कार चलाकर जा रहे थे और आपका टायर पंचर हो गया था? मैं शर्त लगाता हूँ इसके बाद जो आत्मचर्चा होती वह प्राय सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। यदि आपके पास अतिरिक्त टायर है और आप उसे बदल सकते हैं तो आप कार एक और खड़ी करते, बाहर निकलते हैं और टायर को खींचकर जमीन पर उतारते हैं। फिर जैक खोजते हैं और किसी छिपी हुई जगह से उसे निकालते हैं। कार को जैक पर चढ़ाते हैं, नट खोलते हैं और पहियों से नट खोलने के लिए शारीरिक व शाब्दिक
दोनों ढंग से जूझते हैं। पहिया लगाते हैं, नट कसते हैं और कार में बैठकर पुनः अपनी राह पर चल पड़ते हैं। जब आप कार चलाकर जाते हैं तो अपनी पैंट, पोशाक या सूट कोट पर लगे गंदे निशान साफ करने की कोशिश भी करते हैं। संयोग से इस घटना के समय आप टायर बदलने वाले कपड़े नहीं पहने थे। जिस पल टायर पंचर होता है उसके कुछ समय बाद तक, शायद लंबे समय तक, जो आत्मचर्चा होती है वह या तो हमें नियंत्रण में लाती है और हमारे मनोबल को बनाए रखती है, अथवा इस जैसी स्थिति में जो होता है, अर्थात हमारे अपने शब्द, हमारे अपने ही विचार समस्या को और दुखद बना देते हैं। प्राय चीजें जब गड़बड़ होती हैं तो जो शब्द हम अपने आप से कहते हैं वे समस्या को बेहतर बनाने या सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा उसे विकराल करने में ही सहयोग करते हैं। यदि आप इस बारे में सोचें तो क्या आपके सड़क किनारे ऐसे टायर बदलने वाले किसी व्यक्ति को खुशी से सीटी बजाते या कोई धुन गुनगुनाते अथवा मुस्कुराते हुए देखा है? आपके दिन को बिगाड़ने या संवारने वाले अंतहीन अवसर, ऐसी अनेक चीजें हैं जो हमें विचलित कर सकती हैं। प्रतिदिन अंतहीन बाधाएं और आशंकाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं जो हमें विचलित कर सकती हैं, क्रोधित कर सकती हैं या भटका सकती हैं। जो दैनिक घटनाएं हम में से कुछ के जीवन में होती हैं, उनकी सूची लगभग अंतहीन है। यदि उनमें से केवल 1-2 ही आपके साथ घटित हो जाए तो गलत किस्म की आत्मचर्चा करके आप भटक सकते हैं। यदि कुंठा बड़ी है तो उससे आपका पूरा दिन भी बर्बाद हो सकता है। हो सकता है कि परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा से समस्या न बदले, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग चेतन रूप से और तुरंत किया जाए तो इससे आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। आप उस समस्या पर उस समय और शेष दिन कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह भी बदल जाता है। इनमें से कुछ स्थितियां तो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, परंतु कुछ तो इतनी छोटी होती हैं कि यह समझना कठिन होता है कि वे हमें विचलित कैसे कर सकते हैं। उन सभी में समान बात यह होती है कि हम उन पर एक ही जैसी प्रतिक्रिया करते हैं। वे स्थितियां बहस, कुंठाओं, चिंता, तनाव और बुरे दिनों के कारण बन जाती हैं, और वे छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं। टोस्ट जल गया, हवाई जहाज लेट है, बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपका बच्चा बुरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आया है, आप अभी आधे ही नहाए थे कि गर्म पानी खत्म हो गया, आपके प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम में बाधा आ गई, आपको ऑफिस के लिए देर हो गई और आप पहनने के लिए सही कपड़े नहीं खोज पाते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आदि आदि। जो चीजें गड़बड़ हुई, क्या वे वास्तव में इतनी बुरी थी? हमारे अवचेतन मन के लिए वे उतनी ही बुरी होती हैं जितनी हम उन्हें मानते हैं या जैसा हम स्वयं को बताते हैं कि वे हैं। जब आपको पंक्ति में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब अनावश्यक रूप से विचलित होने और इस प्रकार एक नकारात्मक चक्र आरंभ करने की अपेक्षा अपने आप से कुछ भिन्न कहने का अभ्यास करें। मुझे पंक्ति में खड़े होने से घृणा है। यह सोचने की अपेक्षा अपनी आत्मचर्चा को बदलना भी उतना ही आसान होता है जिससे अपना दृष्टिकोण बदल लें। यदि आपको इसके कारगर होने पर शंका हो तो अगली बार मौका पड़ने पर यह कहकर देखें, मुझे पंक्ति में खड़े होने में कोई कठिनाई नहीं होती, मैं यहाँ हूँ और वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। पंक्ति में खड़े होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं सचमुच ऐसी चीजों को पसंद करता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी को टेलीफोन करते समय वॉइसमेल सुनकर चिढ़ जाते हैं। मुझे वॉइसमेल से घृणा है। यह वह प्रोग्राम है जिस पर विश्वास की आदत हो गई है। वास्तव में आंसरिंग मशीन इतनी बुरी नहीं होती। वे संपर्क में उस समय अनेक लोगों की सहायता करती हैं जब आप फोन के आसपास नहीं रह सकते। इस मशीन की बदौलत ये संभव होता है कि हम कोई दूसरा काम कर लें और फोन से पूरी तरह दूर भी न रहें। हम यह निर्णय ले सकते हैं कि वे हमें विचलित करती हैं या वे इस सदी की टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। हम उन्हें स्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं और उन्हें ठीक मान सकते हैं, अन्यथा प्राय फोन का उत्तर ही नहीं मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड संदेश सुनना पसंद नहीं है। स्वयं से यह कहने के बाद भी लोग उनका प्रयोग करने से बाज नहीं आते।
ऐसी स्थिति को तुरंत नहीं बदला जा सकता। आप इस प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे संदेश छोड़ने का अवसर मिला। यह जैसा है वैसा ही है। स्थिति चाहे जो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपको पसंद है या नहीं। यदि कोई स्थिति है तो वह वही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें कार चलाते समय या उसमें बैठते समय सीट बेल्ट बांधना पसंद नहीं होता। इसके लिए वह हर संभव कारण गिनाते हैं कि उन्हें सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधनी चाहिए। कुछ कारण ऐसे होते हैं, सीट बेल्ट बांधने से उनके कपड़ों पर सिलवटें आ जाती हैं या वे बहुत असहज हो जाते हैं, अथवा वे यह कहने से भी नहीं चूकते कि सीट बेल्ट बांधना कानून तो नहीं है, वैकल्पिक होना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास सीट बेल्ट बांधने या न बांधने का विकल्प होता है, लेकिन यदि आप नियमों का अनुसरण करना चाहते हैं तो आपके पास स्वयं को बताने का यह विकल्प होता है कि आपके हिसाब से वे कितने झंझट का काम है और उनसे आपको जरा भी तकलीफ नहीं होती। फिर दैनिक शिकायतों का विषय बन जाता, अथवा सुरक्षा तकनीक से अधिक भी कुछ नहीं हो सकते। इससे दूसरा नकारात्मक विचार देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा छोटी छोटी असुविधाओं के लिए कारगर सिद्ध होती है, उसी प्रकार यह अधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भी कारगर सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ, यह आपकी आमदनी और पेशेवर विकास को सीधे प्रभावित करती है। कॉरपोरेशन और कंपनियों के साथ काम करते समय मैं कंपनी के प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के शिकवे शिकायत सुनता हूँ। उनमें से अधिकतर लोग उन चीजों को लेकर असंतुष्ट प्रकट करते हैं जिनके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। यह कंपनी की नीति, कोई सरकारी नियम या किसी मैनेजर का काम हो सकता है जो किसी सामान्य व्यवसायिक दिन का एक हिस्सा होते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चाकार व्यक्ति व्यवसाय की अपरिवर्तनीय सच्चाइयों को जल्दी ही पहचानना सीख लेता है। वह न केवल उसका सर्वश्रेष्ठ दोहन करता है, बल्कि वह कंपनी को आगे बढ़ाने में भी व्यस्त हो जाता है ताकि उसे काम करने के लिए अच्छी जगह और अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके। कारोबारी परिवेश में कई वर्ष गुजारने के बाद में ऐसी किसी पुस्तक के कई अध्याय लिख सकता हूँ जिनमें हमारी नौकरी और करियर में व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बाधाओं से उबरने तथा उत्पादकता बढ़ाने में आत्मचर्चा का प्रयोग करने की तकनीकों व उपायों का जिक्र हो। जरा कल्पना करें कि प्रतिदिन दृष्टिकोण में छोटे छोटे परिवर्तन करने से हमारी नौकरी पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। वैसे मैंने कभी उन छोटी बड़ी समस्याओं और परेशानियों की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास नहीं किया है जिनका सामना कोई साधारण व्यक्ति एक महीने या एक वर्ष में करता है। उनके बारे में सोचने की आवश्यकता ही क्या है। हमारे पास अपनी अनेक समस्याएं हैं। आपको अंदाजा देने के लिए यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। मुझे विश्वास है कि जब तक आपने अपने उदाहरण भी सोच लिए होंगे, राह में आने वाले दिन की किसी भी बात के बारे में सोचें। वह परिस्थिति जन्य आत्मचर्चा का प्रयोग करने का अवसर ही होंगी। कभी कभी हमारे आसपास के लोग राजी करने वाली किसी तकनीक का प्रयोग करेंगे ताकि हम सही दिशा में सोचने लगें। मुझे एक चालाक दुल्हन की कहानी याद आ रही है जो अपने पति की नई स्पोर्ट्स कार में डेंट लगा लाई थी। पति को कार पर गर्व था और उसे जान से अधिक प्यार करता था। पत्नी भी जानती थी कि पेंट पर हल्की सी खरोच भी घर में भूचाल ले आएगी। जब वह घर लौटी तो यह चीखती हुई घर में घुसी, अभी अभी मैंने बहुत भयानक दुर्घटना कर दी है और तुम्हारी कार बर्बाद हो गई। पति तुरंत पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। जब पत्नी ने उसे रोते रोते बताया कि उसे खरोच तक नहीं आई तो पति ने राहत की सांस ली। पत्नी की सेहत की चिंता और कार को हुए नुकसान के दुख के बारे में सोचते हुए पति ने पत्नी से पूछा कि कार अभी कहाँ है। पत्नी ने स्वयं को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, बाहर खड़ी है। पति चिंतित था और डरा हुआ था। उसने पत्नी के कंधे को धीरे से दबाया और वे दोनों बाहर गए ताकि उसकी नई चमचमाती कार के कुचले हुए हिस्से को देख सके। जब पति ने छोटा सा डेंट देखा तो उसका डर प्रसन्नता के उल्लास में बदल गया। वह कह उठा, यह तो कुछ भी नहीं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। हम इसे ठीक करवा सकते हैं। ये देखो, ये छोटा सा डेंट ही तो है, यह तो दिखता भी नहीं। अब यदि पत्नी घर में घुसते ही यह घोषणा करती, मैंने अभी अभी तुम्हारी कार में डेंट लगा दिया, तो पति की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती,
मुझे लगता है कि तब उस शाम उसकी आत्मचर्चा में राहत और धन्यवाद के विचार नहीं होते। इस उदाहरण में नई दुल्हन ने अपने और पति के विचार नहीं लिखे होते। इस उदाहरण में नई दुल्हन ने अपने पति को काफी अच्छी तरह समझा लिया था। उसने अपने पति के लिए उसकी आत्मचर्चा तय कर दी। प्राय हमारी आत्मचर्चा इतनी अधिक तरह नहीं होती। हमें अपनी आत्मचर्चा खोजनी होती है और अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। यदि पति को सकारात्मक आत्मचर्चा की आदत होती और वह इसका अभ्यस्त होता तो उसकी पत्नी समस्या के प्रति अधिक प्रत्यक्ष नीति का प्रयोग कर सकती थी। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्थिति के अनुसार हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी मान्यताओं पर आधारित होती हैं। हम चेतन या अवचेतन रूप से आत्मचर्चा करते हैं। बाद में पता चलता है कि मुद्दा फेडर में लगा डेंट नहीं था, मुद्दा तो पति का दृष्टिकोण था। अगली स्थिति प्रतिक्रिया करने का अवसर है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति मन ही मन जिस स्थिति को अपनाता है हमेशा उसी से तय होता है कि हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे सामने आने वाली घटना कैसी भी हो। यदि ट्रैफिक में अटकने से आपका ब्लड प्रेशर उछाल मारने लगता है तो क्या यह सही नहीं रहेगा कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें? यदि अतीत में आपको कुछ बातों पर तनाव होता तो आप उन्हें अपनी राह में आने से रोक सकते हैं। यदि आपने जीवन के विवरणों या दैनिक जीवन की स्वाभाविक घटनाओं से यह अनुमति दे रखी है कि वे नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करें, विचलित करें, राह से भटकाएं अथवा आपका दिन बर्बाद करें, तो आप उसे बदल सकते हैं और यह काम आप कभी भी आरंभ कर सकते हैं। यदि पैदा होते समय हमें से प्रत्येक को ऊर्जा से भरा एक जार दे दिया जाए और हम उसका प्रयोग अपनाने ढंग से कर सकते हैं, तो हम में से अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा का प्रयोग सार्थक एवं स्वस्थ ढंग से करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम ऐसा ही पसंद करते हैं। यदि आप इसी समय यह चुन सकते हैं कि आपके पास जितनी ऊर्जा बची है आप उसका प्रयोग किस प्रकार करें, तो आप क्या करते? क्या आप उसे क्रोध, शिकायतों और जीवन की गौण असंतुष्टियों में व्यर्थ बहा देते? या यदि आपके पास आपकी सीमित यात्रा ही होती तो आप उसका प्रयोग सावधानी से करते, उसे उन विचारों और कामों में लगाते जिससे आपको संतुष्टि और मानसिक शांति मिल रही होती। हमें से प्रत्येक को पैदा होने वाले दिन ही वह ऊर्जा दे दी गई थी जो हमारे मस्तिष्क में महत्वपूर्ण संदेशों की खुराक देती है। एक दिन जब ऊर्जा का जार खाली हो जाएगा तो वे विचार मिलाकर हमारे द्वारा जीवन में की गई प्रत्येक सार्थक चीज का योग बनाएंगे। हमारे विचार हमारे खजाने के सोने के सिक्के हैं और उनमें से प्रत्येक अपने आप में मूल्यवान है। ऐसे विचार जिनका प्रयोग हम अपने ढंग से कर सकते हैं। जब हम उन छोटे एवं ऊर्जावान विचारों में से प्रत्येक के अविश्वसनीय महत्व को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें लापरवाही से क्यों उछालना चाहेंगे, उन्हें बर्बाद करना क्यों चाहेंगे और उनमें से प्रत्येक के अधिकतम लाभ क्यों नहीं लेना चाहेंगे। अगली बार जब किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो ध्यान करें कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है। यदि आप अपने आप को परिपक्व और सक्षम व्यक्ति मानते हैं, स्वयं को नियंत्रण में मानते हैं, तो अपने विचारों की बागडोर थाम लें। केवल तभी नहीं जब आपको अच्छा लगे और चीजें अच्छी तरह हों। जीवन की छुटपुट असुविधाओं के सामने हार मानकर अपने मस्तिष्क की शक्ति को नष्ट ना करें। उस ऊर्जा का प्रयोग किसी अच्छी चीज के लिए करें, सही दिशा में मोड़ें, उसे नियंत्रित करें, एकाग्र करें तथा अपने आप को विशब्द और दिशाएं दें जो आपको नियंत्रण में रखें। यह कठिन नहीं है और सदा किए जाने योग्य है।